अब देखते हैं राज्य की संकल्पना। राज्य का नाम आपने सुना होगा। राज्य आधुनिक परिवेश में हर जगह विद्यमान होता है और सरकार के रूप में एक राजनीतिक तंत्र कार्य करती है। कई संस्थाएं होती है, नौकरशाही की संस्थाएं होती है, अधिकारी के रूप में होती है, संसद होती है, जनप्रतिनिधि की संस्थाएं होती है और ये सरकार राज्य के रूप में एक निश्चित क्षेत्र पर वो शासन करते हैं और वो सरकार वैधता प्राप्त होती है, उसे जन सामान्य का समर्थन मिला होता है और जब कभी उन्हें जरूरत होती है अपनी कानून को क्रियान्वित करने के लिए, अपनी नीति को लागू करने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करती है, सैन्य शक्ति का उपयोग कर सकती है। यहाँ पर दो दृष्टिकोण आप समझ सकते हैं। एक है प्राकार्यवादी दृष्टिकोण, जिनका मानना है कि ये राज्य समाज के सभी अनुभागों के हित के प्रतिनिधि के रूप में है। समाज के कई एक संस्थाएं मिलकर राज्य का निर्माण करती है, कई एक संस्थाएं का प्रतिनिधित्व राज्य में होता है, उनकी मान्यताओं का प्रतिनिधित्व, उनके विचारों का, उनका जन प्रतिनिधित्व। वहीं संघर्षवादी दृष्टिकोण राज्य को एक प्रभावशाली अनुभाग के प्रतिनिधि के रूप में देखते हैं, अर्थात संघर्ष के दौर में जो जीतता है, जिनके पास ज्यादा शक्ति होती है, उन्हीं का वर्चस्व होता है और वही नेतृत्व करते हैं। समय के साथ राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ है। आधुनिक राज्य पूर्व के पारंपरिक राज्यों से भिन्न रूप में दिखती है। आज आप जानते होंगे कि राज्य कहलाने के लिए 4 इसके मूलभूत तत्व होने आवश्यक होते हैं। एक निश्चित क्षेत्र, निश्चित भूभाग, कुछ जनसंख्या, प्लेटो ने 5040 की बात कही थी, एक सरकार जो शासन करे और सबसे बड़ी शक्ति के रूप में संप्रभुता, जो सर्वोच्च शक्ति के रूप में होती है, किसी प्रकार का अंकुश उनके ऊपर नहीं हो, हर प्रकार के निर्णय लेने में वो स्वतंत्र संप्रभु हो। यहां पर आधुनिक राज्य में राज्य की अवधारणा 3 रूपों में देखी जाती है: प्रभुसत्ता, संप्रभुता, नागरिकता और राष्ट्रवादी विचार। प्रभुसत्ता अर्थात संप्रभुता का आशय होता है कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पर राज्य का राजनीतिक शासन है और उस शासन पर किसी दूसरे क्षेत्र का नियंत्रण नहीं है, कोई उपनिवेश की स्थिति नहीं है, कोई साम्राज्यवाद की स्थिति नहीं है, बल्कि वह अपने आप में संप्रभु है, किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में संप्रभु है, स्वतंत्र है। अब नागरिकता का संदर्भ देखें तो आरंभ में संप्रभु संपन्न राज्यों में भी नागरिकता तो प्रधान थी, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के अधिकार का पालन नहीं किया जाता था। राजनीतिक भागीदारी संप्रभुता का अर्थ इस अर्थों में समझें कि वह राष्ट्र स्वतंत्र है, सरकार स्वतंत्र है, लेकिन आम नागरिक को
शासन कार्य में भाग लेने का, उसमें हिस्सेदार होने का, सहभागी बनने का अधिकार प्राप्त नहीं था और अधिकांश देशों में इसे संघर्ष द्वारा प्राप्त किया गया। राजतंत्र की शक्तियों को कालांतर में सीमित कर दिया गया। लोकतांत्रिक भावना पनपी, जहां नागरिकता की भावना का विकास हुआ और राजतंत्र कई जगह धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया। आप फ्रांस की क्रांति का उदाहरण समझ सकते हैं, जिसने आम नागरिक के अधिकारों में इजाफा किया। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा इस क्रांति से उपजा। आम लोगों को अपने अधिकारों की भावना के प्रति सक्रियता उत्पन्न हुआ और वे समानता के भाव के साथ जीना चाहते थे। वहीं यदि हम अपनी आजादी के पहले के स्वतंत्रता आंदोलन देखें तो यहां भी आप देख सकते हैं कि कितनी अधिक संघर्ष के बाद यह स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त हुई। और यह स्वतंत्रता न केवल देश की स्वतंत्रता थी, बल्कि आम नागरिकों की भी स्वतंत्रता की अवधारणा से जुड़ी हुई थी कि लोग को अधिकार मिलेंगे, वे अपना विकास करेंगे, नागरिक अधिकारों में इजाफा होगा। नागरिक के अधिकार में केवल राजनीतिक अधिकार ही शामिल नहीं होता है, बल्कि सामाजिक अधिकार भी महत्वपूर्ण है। नागरिक अधिकार के रूप में आपको क्या अधिकार मिल सकते हैं? तो अपनी मनपसंद धर्म की स्वतंत्रता, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कहीं जाने आने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता और संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता का भाव, न्याय का अधिकार, ये सब चीजें राजनीतिक अधिकार में हो सकती है। इसके साथ ही चुनाव में भाग लेने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, चुनाव में सहभागी होने का अधिकार और किसी भी सार्वजनिक पद के लिए खड़े होने का अधिकार शामिल है। और यह भी जान लें, कई देशों में सर्वव्यापक मतदान, सार्वभौमिक मतदान के अधिकार को सिद्धांत में स्वीकारा आसानी से नहीं और बहुत प्रयास के बाद सबों को मत देने का अधिकार मिला। कई जगह महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था। सबसे पहले न्यूजीलैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला। और महिलाओं तो छोड़ दीजिए, बहुत जगह पुरुष को भी मतदान करने का अधिकार नहीं था, सरकार बनाने का अधिकार उन्हें नहीं था, क्योंकि मत देने का अधिकार उन्हें प्राप्त था जिन्हें एक निश्चित मात्रा में संपत्ति होती थी। संपत्ति ही उसका मापदंड होता था और महिलाओं को बहुत समय तक इस अधिकार के लिए इंतजार करना पड़ा। इस दृष्टि से अपना देश भारत सौभाग्यशाली है कि आजादी के बाद जब चुनाव हुए तो सभी व्यक्तियों को, अमीर गरीब, ऊंच नीच, गोरे काले, स्त्री पुरुष, सबों को, सभी वयस्क को एक साथ मत देने का अधिकार मिला। किसी भी प्रकार की वो समानता यहाँ पर नहीं दर्शाई गई। यहाँ पर आप चिंतन मंथन कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि विभिन्न देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार कब कब मिला, और यह भी चिंतन कर सकते हैं, मंथन कर सकते हैं कि आज महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है। हर एक संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण की बात की जा रही है। संसद में 33% महिलाओं के आरक्षण की मांग की जा रही है। ऐसी मांग क्यों की जा रही है, इसका जवाब आप लिखें। अधिकार में सामाजिक अधिकार भी महत्वपूर्ण है और सामाजिक अधिकार से सीधा तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न्यूनतम सुविधा मिले, उनका आर्थिक कल्याण हो,
उन्हें विशेष अधिकार मिले। कुछ मजदूर हैं, कुछ न्यूनतम मजदूरी 300, 400, 500 रुपये हो सकता है उनके लिए मिले, कुछ अधिकार उन्हें मिले, कुछ सुरक्षा मिले, जैसे स्वास्थ्य का लाभ, उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिले, न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाए। और अब देखिए हम कि गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन बसर करते हैं उसके लिए सरकार स्वास्थ्य लाभ के लिए स्मार्ट कार्ड योजना चलाई है। इस आयुष्मान योजना के माध्यम से सरकार ने नागरिक को सामाजिक सुरक्षा दी है कि वे भी जीवित रहेंगे, असाध्य बीमारी से पीड़ित होने पर वे भी अपना उसका इलाज करा सकेंगे। इस तरह की बातें होती है। सामाजिक और कल्याणकारी अधिकार की व्यापकता ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म दिया कि राज्य लोगों का कल्याण करेगा, सामाजिक भावना से लैस होगा। और ऐसी बातें पश्चिम समाज में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही लागू कर दिए गए थे। पूर्व समाजवादी देश ने भी इस संदर्भ में अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन विकासशील देश में इस तरह की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी कि सरकार सबों का ध्यान रखे। लेकिन धीरे धीरे सरकार इस ओर प्रयासरत है। इसके बावजूद दूसरी ओर तस्वीर का दूसरा पहलू यह है कि पूरे विश्व में इन सामाजिक अधिकारों को राज्य का उत्तरदायित्व और आर्थिक विकास में रुकावट मानकर इन पर आक्रमण किया जा रहा है। ऐसी बातें का मतलब कि ऐसी बातें की जा रही है कि राज्य अगर उनके ही अधिकारों के लिए तत्पर रहेगी, प्रयासरत रहेगी, तो फिर आर्थिक विकास नहीं हो सकेगा। इसके लिए उदारवादी भावना को अपनाई गई कि इतना उदार कर दो कि कोई भी व्यक्ति अपना हर संभव सर्वांगीण विकास कर सके, किसी को किसी दूसरे की संपत्ति देखकर यह न लगे कि वो असमानता उत्पन्न कर रहा है, बल्कि हर किसी को अवसर की समानता दो, उसे आगे बढ़ने का मौका मिले ताकि वो भी उसी मुख्य धारा में आ सके। अब देखते हैं राष्ट्रवाद। राज्य में राष्ट्रवाद की क्या स्थिति है? तो राष्ट्रवाद एक प्रतीक, एक विश्वास का एक समुच्चय है जो एक राजनीतिक समुदाय का भाग होने का बोध कराता है। जैसे हम भारतीय हैं, हम ब्रिटिश हैं, फ्रांसीसी हैं, अमेरिकन हैं, रशियन हैं, चाइनीज हैं, तो यह राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होकर आता है और इस तरह की भावना में गर्व होता है और साथ ही बंधुता की भावना का अनुभव होता है। एक राष्ट्र राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत स्वेच्छा से रहने वाले लोगों का एक सांस्कृतिक समुदाय के रूप में होता है। इस सांस्कृतिक समुदाय के लोग आपस में नैतिक भावनाओं के शक्तिशाली भावना द्वारा संबंध होते हैं। राष्ट्रीयता के लिए आर्थिक एकता, एक जैसी भाषा, एक सा इतिहास आवश्यक होती है। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज होती है समान नैतिक भावना, और यही राष्ट्र की रचना करती है। समरूपता स्थापित करने की कोशिश करती है। राष्ट्र विविधता में एकता की बात करती है और जो विविधता की बात होती है उसको यह राष्ट्रीय भावना चुनौती देती है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा
क्षेत्रीयता पर भारी पड़ती है और सामाजिक समूह के रूप में जिस प्रकार लोगों में पहचान की भाव उत्पन्न होती है, जैसे हम इस परिवार से, हम इस गोत्र के, हम इस धार्मिक समुदाय से जुड़े हैं, उसी तरह राष्ट्रीयता भी लोगों को गौरवान्वित करती है, उसमें अपनापन का अनुभव होता है। तथापि इन सब के बावजूद राष्ट्रवाद का विकास तब से हम कह सकते हैं जब से आधुनिक राज्य का विकास हुआ और समकालीन परिस्थिति में, वर्तमान संदर्भ में विश्व ग्लोबलाइजेशन के दौर से गुजर रहा है, बाजार का विस्तार है। इन सब के बावजूद राष्ट्रवादी भावना कायम है। समाजशास्त्र के संदर्भ में देखें तो इनकी अध्ययन क्षेत्र का विस्तार सिर्फ औपचारिक सरकारी तंत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शक्ति के व्यापक स्वरूप में यह अध्ययन करती है। इसकी रुचि कई एक जगह है। जाति, प्रजाति, भाषा, धर्म, दल, वर्ग, समुदाय, इन सबों के बीच शक्ति की वितरण की क्या स्थिति है, इनमें भी समाजशास्त्र अध्ययन करता है। इसकी रुचि वहां भी है और इनका ध्यान सिर्फ राजनीतिक संघ संस्थाओं जैसे तक में ही सीमित नहीं है, जैसे राज्य विधानमंडल हुआ, नगर परिषद हुआ, राजनीतिक दल हुआ, यहीं तक नहीं है, बल्कि समाज के अन्य विकरण कैसे राजनीति पर प्रभावी है, कैसे प्रभावित होते हैं, जैसे विद्यालय, बैंक, धार्मिक संस्था, इनका भी अध्ययन होता है। हालांकि ये सब चीजें प्राथमिक रूप से राजनीतिक उद्देश्य के साथ नहीं है, लेकिन इनका प्रभाव वहां भी पड़ता है। इस संदर्भ में हम लोग समाजशास्त्र में व्यापक रूप से अध्ययन करते हैं। समझ लें कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र काफी व्यापक है। गांव समाज संबंध से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत तक, अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन तक से इसका संबंध है। समाजशास्त्र पर्यावरण आंदोलन के साथ साथ महिला आंदोलन तक से संबंध रखता है।